शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा, सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में, और मैं हूं आपका आरजे मेहताब। हम कुछ कहे तुम कुछ सुनो, ये है 90.4 FM रेडियो एक्टिव, इट्स अ वॉइस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने पिछले एपिसोड में सुना कि पोषण माह शुरू हो चुका है, और पिछले हफ्ते हमने बात की थी पोषण माह और कंगारू मदर केयर पर। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे पोषण माह और कुपोषण पर। जब इतनी अहम बात हो रही हो और हमारी टीकन भाभी शो पर ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना श्रोताओं? तो मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारी टीकन भाभी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारे श्रोताओं का इतना सम्मान और प्यार देने के लिए। हाँ मेहताब जी, मुझे तो काफी जानकारी मिली कंगारू मदर केयर पर पिछला एपिसोड सुनकर, और साथ ही डॉक्टर मनोज पाल जी ने काफी सारी जानकारी दी। काश हमारे समय पर भी ऐसी ही जानकारी रेडियो पर मिलती तो हमें भी कितनी आसानी होती। कोई नहीं भाभी, अब तो आप काफी ज्ञानी हो गई हैं। तो इस पोषण माह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे श्रोताओं को पोषण माह और कुपोषण के बारे में तो बताएं। अरे तो और किस लिए आई हूँ, पर आगे बढ़ने से पहले मैं श्रोताओं को एक बार फिर से बता दूं कि हम बात कर रहे हैं 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 की, जो 12 सितंबर से 11 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। यह अभियान 2018 से हर साल आयोजित होता है, जिसका उद्देश्य है लोगों को सही पोषण, स्वस्थ आदतों और व्यवहार में बदलाव के लिए प्रेरित करना। अब तक देश भर में 130 करोड़ से अधिक गतिविधियां हो चुकी हैं। जी, ये तो सेहतिया भैया ने बताया था पिछले एपिसोड में, पर क्या आप हमारे श्रोताओं को एक बार फिर से याद दिलाएंगी कि इस साल के पोषण माह में कौन कौन सी थीम है? बिल्कुल, जैसा कि पिछले एपिसोड में सेहतिया जी ने बताया था, इस साल की प्रमुख थीमें हैं। पहली, मोटापे की रोकथाम, मतलब कम तेल, चीनी और नमक का सेवन। दूसरी, पोषण और शिक्षा, आंगनवाड़ी में बच्चों को पढ़ाई के साथ पोषण। तीसरी, एक पेड़ माँ के नाम, पर्यावरण व पोषण का साथ। चौथी, शिशु और छोटे बच्चों के सही खान पान पर ध्यान। पांचवी और आखिरी थीम है पुरुषों की सक्रिय भागीदारी, परिवार के पोषण और देखभाल में योगदान। बहुत बढ़िया भाभी, लगता है आप हमारा शो बहुत ध्यान से सुनती हैं। तो भाभी, आज के एपिसोड में क्यों ना आप कुपोषण के बारे में बताएं। आखिर पोषण माह के दौरान कुपोषण की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल, और हो भी क्यों ना। भारत में NFHS 5 के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में 35.5% अवरुद्ध वृद्धि यानी स्टंटेड, 19.3% कमजोर यानी वेस्टेड और 32.1% कम वजन यानी अंडरवेट के शिकार थे। हाँ मेहताब जी, हमारे आपके प्रयासों और सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की बदौलत हाल के पोषण ट्रैकर यानी
जून 2024 के आंकड़ों में सुधार दिखा। 35% बच्चे अवरुद्ध वृद्धि वाले, 6% कमजोर और 17% कम वजन वाले पाए गए। वहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत 127 देशों में से 105वें स्थान पर रहा और स्कोर रहा 27.3। अरे वाह, ये तो काफी अच्छी खबर है। मतलब काफी सुधार हो रहा है। बस इतना ही नहीं, और सुनिए, आपको वो नंदिता जी याद है जो प्रधान जी के घर के पास रहती है? हाँ भाभी। वह कैसी पतली सी सूखी सी थी। उनकी बेटी छुटकी भी पतली दुबली ही है। पिछले साल उसकी शादी हुई और पहले ही वर्ष वह गर्भवती हो गई। पिछले महीने उसके प्रसव की तारीख थी, पर ऐसी कमजोरी और कुपोषण की शिकार हुई कि पूछो मत। हाँ भाभी, छुटकी मुझे याद है। पतली दुबली तो थी, पर ठीक ही तो थी। मेहताब जी, एनीमिया और गर्भधारण के कारण हड्डियां काफी कमजोर हो गई थी। खान पान भी कुछ खास नहीं था, जिससे हुआ ये कि शरीर में खून की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी हो गई। फिर क्या हुआ भाभी? फिर होना क्या था, 8वें महीने में ही गर्भपात हो गया बेचारी का, और जान जाते जाते बची। तभी तो कहा जाता है परिवार नियोजन माँ की सेहत और अपनी आर्थिक स्थिति देख कर करना चाहिए। सही कहा आपने, पर साथ साथ यह भी तो देखिए, कुपोषण जैसा जानलेवा साबित हुआ। खैर, छुटकी का पति और सास अक्लमंद है, अब काफी ध्यान रख रहे हैं उसका। डॉक्टर से सलाह के बाद छुटकी के सारे पोषण टेस्ट करवाए गए और साथ ही निश्चय किया गया कि जब छुटकी मानसिक और शारीरिक तौर से तैयार होगी तभी बच्चे का सोचेंगे। सही कहा भाभी आपने। अब समझ में आ रहा है कि पोषण कितना जरूरी है। पर इससे क्या सीखा आपने? यही कि पोषण पर ध्यान देना चाहिए, खासकर गर्भवती महिलाओं को। साथ साथ यह भी तो देखिए कि छुटकी की मां नंदिता भी कुपोषित थी और इसके कारण छुटकी भी कुपोषित रही, क्योंकि उसकी मां ने पोषण का ध्यान नहीं रखा और अब यही आगे छुटकी के बच्चों में जाता। कुपोषण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, पर खुशी इस बात की है कि छुटकी के पति और सास की समझदारी से अब यह दुष्चक्र खत्म होगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप सही कह रही हैं भाभी। तो इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए क्यों ना हम डॉक्टर अमर निधि से कुछ बौद्धिक और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित जानकारी अपने श्रोताओं के साथ साझा करें। हाँ, क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं डॉक्टर अमर निधि को। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमर निधि, जो एक पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ हैं और इस समय वे न्यू कॉन्सेप्ट संस्था से जुड़ी हैं। डॉक्टर अमर निधि के पास 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है और उन्होंने स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता, बाल संरक्षण, लाइफ स्किल्स, परिवार नियोजन, HIV एड्स और सामाजिक व व्यवहारिक परिवर्तन पर व्यापक रूप से काम किया है। उन्होंने समुदाय को जागरूक बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रशिक्षण और कार्यक्रम संचालित किए हैं। हमें खुशी है कि डॉक्टर अमर निधि आज हमारे साथ हैं और आज हमारे जरिए वे समुदाय से कुछ बातचीत करेंगी। डॉक्टर अमर निधि, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। मुझे भी आप सबके साथ जुड़कर बहुत खुशी हो रही है और गर्वित महसूस कर रही हूँ कि श्रोताओं को मेरे माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी मैं दे सकूं जिससे वो लाभ उठा सकें। तो मैम, आज हम आपसे कुपोषण के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा ये है कि कुपोषण क्या है और इसे गंभीर बीमारी क्यों माना जाता है? तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कुपोषण का मतलब क्या है। कुपोषण का मतलब है शरीर को सही पोषण का ना मिलना। इसको 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें अंडर न्यूट्रिशन यानी कम वजन और ठिगनापन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी और ओवर न्यूट्रिशन यानी मोटापा तीनों शामिल हैं। ये बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता और विकास पर बुरा असर डालता है। तो क्या मैम, क्या ग्रामीण महिलाओं, बच्चों और किशोरियों में कुपोषण की समस्या शहरी क्षेत्रों से अधिक है या कम है? हैरानी की बात यह है कि कुपोषण केवल ग्रामीण समस्या नहीं है। हालांकि गांव में अक्सर भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से कुपोषण अधिक देखा जा सकता है, लेकिन शहरों में भी झुग्गी झोपड़ियां या जो स्लम्स हैं उनमें कुपोषण के केसों का मिलना आम बात है।
गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर कुपोषण का क्या असर पड़ता है? ये एक बहुत ही समझने वाला और ज़रूरी सवाल आपने पूछा है। कुपोषित माँ का शिशु कम वजन का जन्म ले सकता है। गर्भावस्था में उसको समस्या आ सकती है और बाद में बच्चे के जन्म के बाद माँ को दूध कम बन सकता है। तो इसी वजह से पहले 1000 दिन जिसे हम बोलते हैं, यानी गर्भावस्था के 270 दिन से लेकर शिशु के 2 साल तक होने तक सही पोषण बच्चे के दिमाग और शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको हम एक आसान तरीके से कुपोषण के कुचक्र के रूप में भी जान सकते हैं, जिसका अर्थ है कि एक कुपोषित गर्भवती महिला कम वजन वाले बच्चे को जन्म देगी और वो जो बच्चा या बच्ची जो है वो कुपोषित ही आगे बढ़ेंगे और वो कुपोषित किशोरी जो है वो फिर एक कुपोषित महिला बनेगी और फिर कुपोषित गर्भवती बनेगी और फिर कुपोषित या कम वजन वाले बच्चे को जन्म देगी। तो इस तरह से जो कुपोषण का कुचक्र है वो पीढ़ी दर पीढ़ी अंतर पीढ़ी चलता रहता है। इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है अगर कुपोषण की समस्या के ऊपर ज्यादा ध्यान ना दिया जाए। मैम, काफी आसान तरीके से आपने हमारे श्रोताओं को समझाया। तो अब हमने महिलाओं की बात करी है, तो अगर हम बच्चों की बात करें तो उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर कुपोषण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो कुपोषित बच्चे होते हैं वो लंबाई और वजन में पीछे रह जाते हैं या बार बार बीमार पड़ते हैं। अक्सर वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते और अगर इस कुपोषित स्थिति पर ध्यान ना दिया जाए तो ज़्यादातर केसेस में इस स्थिति को बदला नहीं जा सकता, वापस उल्टाया नहीं जा सकता और ये जो कुपोषण का असर होता है वो जीवन भर रह सकता है। जी मैम, पोषण अभियान और सुपोषण के 5 सूत्र से आम लोगों को क्या लाभ मिलता है? जो ये पोषण अभियान है ये भारत सरकार की एक बहुत मुख्य योजना है। इसके 5 सूत्र हैं, जिनमें से पहला है विविध आहार, यानी जिसे हम बदल बदल कर खाना लेना कहते हैं। साफ पानी और स्वच्छता इसका दूसरा सूत्र है। समय पर स्वास्थ्य की जांच और टीकाकरण तीसरा सूत्र। बच्चों की वृद्धि की निगरानी और समुदाय में पोषण शिक्षा और व्यवहार परिवर्तन, ये हमारे चौथे और 5वें सूत्र हैं। तो मैम, आंगनवाड़ी का टेक होम राशंस और स्कूलों के मिड डे मील की अगर हम बात करें तो ये कुपोषण को रोकने में कितने प्रभावी हैं या कितने प्रभावी अभी तक रहे हैं? टेक होम राशन और स्कूल का मिड डे दोनों ही बहुत असरदार हैं। नियमित और अच्छी गुणवत्ता के साथ मिलने वाला टेक होम राशन और मिड डे मील, इनसे बच्चों को पर्याप्त ऊर्जा और प्रोटीन मिलता है और कुपोषण घटता है। इसकी निगरानी और समुदाय की भागीदारी अगर हो तो ये और भी प्रभावी हो सकता है। तो मैम, इतनी सरकारी योजनाएं हैं, सब कुछ है, तो उसके बावजूद भी कुपोषण अभी भी इतना क्यों है? क्या लोग इसका पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे या क्या परेशानी है? इतनी सरकारी योजनाओं के बावजूद भी कुपोषण होना, इसके कई कारण हैं। इनमें से जो प्राथमिक कारण है वो जिसको हम गरीबी से जोड़ सकते हैं, भोजन में विविधता की कमी से जोड़ा जा सकता है। जैसे एक ही चीज़, एक ही तरह की दाल या एक ही तरह का भोजन जो है नियमित रूप से लेना। कई बारी बच्चों में बार बार दस्त लगना या जल्दी जल्दी बीमार पड़ना। सरकारी सेवाओं में भी कई बारी कमी से कुपोषण को बढ़ावा मिल सकता है और समुदाय के लोगों में जागरूकता की कमी। इसीलिए सरकारी योजनाओं के साथ साथ परिवार और समुदाय की जो भागीदारी है वो बहुत ज़रूरी है, जिससे कि सभी एक दूसरे को सहयोग देते हुए एक निश्चय के रूप में एक दृढ़ होकर प्रण लेके अगर वो आगे बढ़े कि हमने अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में, अपने टोले में कुपोषण को दूर करना है, तो इसमें काफ़ी सहायता मिल सकती है।
जी मैम, सरकार तो अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन समुदाय की भागीदारी काफी जरूरी है। तो उसी में अगर मैं पोषण माह की बात करूं तो पोषण माह जैसे कार्यक्रम में समुदाय की भागीदारी क्यों आवश्यक है? कैसे लोग और अपनी भागीदारी दे सकते हैं? ये बहुत एक आपने जिसको कहते हैं कि महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। देखा जाता है कि किसी के भी व्यवहार में अगर बदलाव लाना है तो जो स्थायी बदलाव है वो तभी होता है जब परिवार की, पंचायत की, स्कूल और स्थानीय जितनी भी संस्थाएं हैं एक क्षेत्र में, वो सब मिलकर काम करें। अब ये जानना चाहेंगे कि वो क्या कर सकते हैं। जैसे वो बच्चों का वजन माप सकते हैं, वो स्थानीय खाना को बढ़ावा दे सकते हैं जो कि उस इलाके में अलग अलग मौसम के अनुरूप जो उगाया जाता हो उसको वो लोग लें, और कुपोषण के प्रति जो जागरूकता वो फैला सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर जोड़ना चाहूँगी, पोषण माह का अपना महत्व है, लेकिन केवल पोषण माह में नहीं, समुदाय की जो भागीदारी है वो हमेशा 12 महीना ज़रूरी है अगर हमें कुपोषण के प्रति जो इस जंग है, जो लड़ाई है, उसको जीतना है। तो मैम, आपने मौसमी खाद्य पदार्थों की बात करी, तो स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों से पौष्टिक थाली कैसे तैयार की जा सकती है? घर पर ही हम अपनी पौष्टिक थाली खुद से कैसे तैयार कर सकते हैं? अक्सर ऐसी मान्यता है कि जो पौष्टिक भोजन है वो महंगा होता होगा, लेकिन घर पर ही पौष्टिक थाली बनाना बहुत आसान है। जैसे कि थाली में जिसे हम अनाज कहते हैं, चावल, गेहूं, बाजरा, वो बदल बदल कर किसी दिन चावल, किसी दिन गेहूं, किसी दिन बाजरा या और ज्वार वगैरह जो हमारे ग्रामीण प्रांतों में अक्सर एक तरह से नियमित रूप से लिया जाता है। उसके साथ दालें जितनी भी हैं या प्रोटीन जिसमें अंडा, दूध, पनीर वो शामिल हो, हरी पत्तेदार सब्जियां हो, मौसम के अनुरूप उगी हुई सब्जियां हो, और जो फल भी हैं उनको साथ में शामिल किया जाए, और थोड़ी मात्रा में तेल या घी जिसको हम खाना बनाने में अक्सर इस्तेमाल करते ही हैं, इन सब चीज़ों को अगर हम लें और तो हमारी जो एक भोजन की थाली है वो एक पौष्टिक थाली बन सकती है। इसमें जो एक ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि जो स्थानीय और मौसमी भोजन होते हैं जिसमें फल और सब्जियां शामिल हैं, वो सबसे पौष्टिक होने के साथ साथ सस्ते भी होते हैं। तो इसलिए ये धारणा के साथ कि जो पौष्टिक भोजन की थाली है वो महंगी नहीं होती अगर वो स्थानीय और मौसमी सब्जी फलों के साथ उसको हम तैयार करें। बिल्कुल मैम, तो भोजन के साथ साफ पानी और स्वच्छता कुपोषण की लड़ाई में कैसे जरूरी है? तो गंदे पानी और खराब स्वच्छता से बच्चों को दस्त होने की संभावना बढ़ जाती है और जो शरीर है वो पोषक तत्वों को नहीं ले पाता। साफ पानी को पीने और खाना बनाने के प्रयोग करने से और बार बार हाथ धोने की आदत से बच्चे स्वस्थ रहते हैं। तो मैम, अगर हम समुदाय की बात करें तो आशा, आंगनवाड़ी, एएनएम का हमेशा ही काफी योगदान रहता है, मगर कुपोषण की रोकथाम में वो किस तरीके से मददगार हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रियंका जी। आशा, आंगनवाड़ी और एएनएम ये हमारी पहली पंक्ति की टीम है जो कि ग्रामीण स्तर पर मौजूद रहती है। वह घर घर जाकर सर्वे करती हैं, आईएफए और टेक होम राशन का वितरण करती हैं, माताओं को समझाती हैं, ज़रूरत पड़ने पर बच्चों को अस्पताल भेजती हैं, उनका वजन की और ऊंचाई की जो नापना है वो करती हैं। इसलिए इनका बहुत ही मुख्य योगदान है। ये एक तरह से हमारी पहली कड़ी है जो समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं को आपस में जोड़ती है। मैम, समुदाय के लिए आपका मुख्य संदेश क्या रहेगा? आप हमारे श्रोताओं से कुछ बोलना चाहेंगी, बताना चाहेंगी कि कैसे वो कुपोषण से बचें या सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएं? इसके लिए मेरा संदेश एक बहुत ही सरल रूप में मैं देना चाहूंगी। सबसे पहले वो स्थानीय और विविध आहार खाएं। इसका मतलब
अपनी थाली में अनाज, अलग अलग तरह के अनाज बदल बदल कर, दालें, हरी सब्जियां, दही और मौसम के अनुरूप फल जरूर रखें। महिलाओं का, खास करके गर्भवती महिलाओं का नियमित वजन और बच्चों के वजन के साथ साथ ऊंचाई को मापें। इसके लिए वह आंगनबाड़ी में जाकर इसकी निगरानी करवा सकते हैं। IFA की गोली और जो कृमिनाशक दवा है वो समय पर लें। हम जानते हैं कि ये मुफ्त मिलती हैं। टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच समय पर करवाएं। खाना बनाने में और पीने के लिए साफ पानी का उपयोग करें। हाथ धोने की आदत को अपनाएं, जिससे बार बार होने वाले दस्त और बीमारियों को रोका जा सके। हमें याद रखना होगा कि कुपोषण की लड़ाई अकेले सरकार नहीं जीत सकती। परिवार, आंगनबाड़ी, स्कूल, पंचायत सबको मिलकर बच्चों का ध्यान रखना होगा, तभी हम सब मिलकर सुपोषित भारत बना सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे श्रोताओं को काफी बातें बताई और आशा है कि वो सुनेंगे, अच्छे से उसको अमल भी करेंगे। धन्यवाद मैम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी मेरे इस कार्यक्रम में आने से लाभ उठाएंगे। और मैं ये उम्मीद रखूंगी कि सुपोषित भारत में हमारे इस प्रोग्राम का भी योगदान रहेगा और सबको इसका फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। धन्यवाद मैम। तो सुना ना श्रोताओं, कितना अहम है पोषण हम सब के जीवन में, फिर चाहे महिला हो या पुरुष, बच्चा हो या बड़ा, और चाहे किशोर हो या किशोरी। बिल्कुल भाभी, अब हम इस शो को समाप्ति की तरफ लेकर जा रहे हैं। क्या आप कुछ जोड़ना चाहेंगी? मैं बस अपने प्यारे दोस्तों से यही कहना चाहूंगी कि आप किसी भी उम्र या लिंग के हो, यदि आप शुरू से अंत तक सही पोषण के साथ अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप ना ही सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और आर्थिक तौर पर भी परेशान रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए हम सभी को शुरुआत से ही एहतियात के साथ अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, ताकि हमारी जेब से खर्चे बीमारियों और अस्पतालों में नहीं बल्कि हमारे अपने और परिवार के सदस्यों के विकास पर लग सके और हम अपना जीवन का पूरा लाभ उठा सकें, क्योंकि सेहत सही तो लाभ गई। धन्यवाद टीकन भाभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे शो पर आई और हमें इतनी सारी जानकारियां दी। इसी के साथ हम अपनी सेहत की शपथ लेकर शो करेंगे खत्म, ताकि फिर मिले हम एक नए एपिसोड के साथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। आज का हमारा एपिसोड यहीं समाप्त हुआ। तमाम जानकारी एपिसोड के रूप में आप तक लेकर आए हैं हम नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के सहयोग से। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे और टीकन भाभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।